हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉपर स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात करने वाले द्रव्य गुण पेपर फर्स्ट के आज चैप्टर नंबर 5 विपाक विज्ञान के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जिसमें सबसे पहले हमने जो चैप्टर देखा था वो देखा था द्रव्य गुण के बेसिक्स के बारे में, और वहाँ पर हमने शब्द पदार्थ के बारे में देखा था। और उसके बाद हमने शब्द पदार्थ में सबसे पहले एक चैप्टर देखा जिसका नाम द्रव्य था, और उसके बाद गुण गुण देखा, देन उसके बाद रस देखा, और इसके बाद हम देखेंगे विपाक। कोशिश करेंगे विपाक को एक ही वीडियो में कवर कर दे, अगर नहीं होगा तो इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विपाक विज्ञान की। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, विपाक। ठीक है, मतलब पाक का मतलब होता है डाइजेशन, वी का मतलब होता है बाद में, मतलब डाइजेशन के बाद जो किसी भी आहार में परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। अभी इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सभी इसकी निरुक्ति की डेफिनेशन वगैरह हम सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी निरुक्ति देखते हैं। निरुक्ति में बताया गया है कि विशिष्टम जरनम निष्ठम काले रस विशेषस्यम पाकम प्रदुभावम विपाकम। यानी क्या बताया गया है कि देखो जब भी आप आहार खाते हो तो आहार का जो पाचन होता है, ठीक है, उस पर जो अग्नि वर्क करती है उसकी वजह से उसके जो रस में परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। तो पाचन क्रिया के अंत में उत्पन्न विशेष रस को विपाक कहते हैं। ठीक है, जब पाचन क्रिया हो जाएगी, मतलब जब कंप्लीट पाचन हो जाएगा, उस पाचन के बाद उसके अंत में, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंत में, ठीक है, एंड में जो डाइजेशन के बाद जो रस उत्पन्न होता है उसी को हम विपाक कहते हैं। देखो यहाँ पर जो निष्ठा काले लिखा है, निष्ठा काले मतलब निष्ठा का मतलब होता है अंतिम, मतलब अंतिम काल में जो रस विशेष से उत्पन्न होता है पाक से, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रादुर्भाव कहते हैं। उसी को हम विपाक कहते हैं। प्रादुर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए कि विशिष्टम जरनम निष्ठम कालेम रस विशेषस्यम पाकम प्रदुभावम विपाकम। यानी कि जब उस पर जरन हो रहा है, जरन मतलब जब उस पर पाचन हो रहा है, अग्नि लग रही है, हमारी जठराग्नि का संयोग हो रहा है, और उसके अंत के मतलब जो आहार है, उस आहार का जब अंतिम में जब पाचन होता है और उसकी वजह से उसका जो रस विशेषस्य है, पाक होने की वजह से उसमें परिवर्तन आता है, प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, अगर नया रस उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। ठीक है, इसे निष्ठापाक भी कहते हैं, अर्थ अंतिम। ठीक है, निष्ठापाक का क्या मतलब होता है कि अंतिम में जो पाक हो रहा है, और उसके बाद विपाक का पर्याय निष्ठापाक भी होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आएगी निष्ठापाक लिखिए या विपाक लिखिए तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। देन उसके बाद लक्षण या परिभाषा हम देखते हैं। देखो सेम वही है, निरुक्ति की तरह ही है इसके लक्षण परिभाषा भी, बस यहाँ पर रेफरेंस का फर्क है। ठीक है, यहाँ पर जो रेफरेंस लिया गया है वो अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 9 से लिया गया है, जो कि आपने बी फर्स्ट प्रॉप में पढ़ा होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, सभी को याद होना चाहिए। श्लोक क्या है, जठरनेन अग्निना योग दादु रसांतरम रसनाम परिणाम ते स विपाका इति स्मृता। यानी क्या बताया गया है कि देखो जठरनेन अग्निना, यानी जो आपकी अमाशय है और अमाशय में जो जठराग्नि है, ठीक है, जब उस आहार पे एक्ट करती है, ठीक है, उस आहार पे एक्ट करती है और उसकी वजह से उसका जो रस में परिणाम आता है, मतलब परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विपाक कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका ये देखो, ये ईसोफेगस है, आपने आहार लिया, षड्रस युक्त आहार लिया, तो ये आहार आपके अमाशय में जाएगा, और अमाशय में आपकी जो जठराग्नि है, ठीक है, अमाशय में जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक रीजन को हम बोलते हैं कोष्ठ बोल देते हैं, तो कोष्ठ बोल दो या फिर अमाशय बोल दो। ठीक है, कोष्ठ बोल दो या अमाशय पक्वाशय बोल दो। जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जो जठराग्नि है उसमें वर्क करती है, और जैसे जठराग्नि इस आहार पे वर्क करेगी तो इसके रस में परिवर्तन आएगा, और उस रस में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं स्वरूप के बारे में। देखो स्वरूप कैसे बताया गया है, देखो आहार के भेद, आसित पीत लीड खादित। ठीक है, मतलब 4 प्रकार के हो सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं, कुछ चाट सकते हैं, कुछ चबा सकते हैं। ठीक है, आसित पीत लीड खादित। तो जब भी ऐसे आहार के वेदों का सेवन करते हैं तो उन पे आपकी जठराग्नि वर्क करती है और पंच महाभूतिक अग्नि वर्क करती है। तो कौन कौन सी अग्नि वर्क करती है, आहार वेद में सेवन करने से जठराग्नि और पंच महाभूतिक अग्नि, ये मैं आपको धातु पोषण न्याय के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि जितने भी आहार होते हैं उन सब में क्या होता है, पंच महाभूत होता है, इस वजह से पंच महाभूत अग्नि काम करती है और जठराग्नि तो सभी पे काम करती है। तो उसके पाचन करेगी, पाचन करने के बाद उसका प्रसाद भाग और मल भाग में डिवाइड कर देगी, और प्रसाद भाग में रसअग्नि काम करेगी, इसमें स्थूल भाग बनेगा, सूक्ष्म भाग बनेगा। तो जो स्थूल भाग है वो धातु का पोषण करता है, और जो सूक्ष्म भाग है वो अगली जो नेक्स्ट धातु बनने की यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर रस धातु का पोषण हुआ, इससे अगली ये क्या करेगा, रक्त धातु का पोषण करेगा, इस तरह से। तो अभी के लिए आपको केवल ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि विपाक क्या होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि आयुर्वेद में भुक्त द्रव्यों के पाचन 2 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, मतलब जो भी आप आहार का लेते हो वो उसका डाइजेशन 2 स्टेज में बताया गया है। पहली होती है अवस्था पाक,
दूसरी होती है निष्ठापाक। अभी जो अवस्थापाक होते हैं इसको हम प्रपाक बोलते हैं। प्रपाक क्यों कहते हैं? देखो, पर का मतलब होता है प्रथम अवस्था, यानी सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो अवस्थापाक के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम अवस्थापाक या प्रपाक बोलते हैं। और इसके नाम से भी क्लियर है, अवस्थापाक मतलब अलग अलग अवस्था में, ठीक है, जो डाइजेशन होगा। जैसे कि अभी आप खाना खाओगे तो वो कहाँ जाएगा? आपके ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में जाके स्टोमच में जाएगा, स्टोमच में जाके इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पर जा रहा है, तो अलग अलग उसका डाइजेशन होता है। जैसे मॉडर्न में आपने पढ़ा होगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट का, फेट का कहीं पर डाइजेशन होता है, ठीक है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कोई लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ठीक है, तो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से देखो, इसी इसका जो वर्णन क्या है आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 15 में किया है, जिस चैप्टर का नाम था गृहिणी चिकित्सा, ठीक है। देखो, गृहिणी कुछ नहीं है, डुडोनियम के बारे में कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस बताई है पूरी कि जब भी आप एक षड्रसयुक्त अन्न आहार का सेवन करते हो तो उसमें जो आपकी प्राणवायु है, ठीक है, प्राणवायु कहाँ पर है? कोष्ठ के अंदर है। अमाशय पक्वाशय को मिला के कोष्ठ कहते हैं। तो वो क्या करेगी? संघात का छिन्न छिन्न हो जाता है। जैसे आपने कोई आहार का सेवन किया, तो जैसे आपने आहार लिया तो वो आपका आहार अमाशय में जाएगा, और वहाँ पर क्या होती है? हमारी कोष्ठ मतलब प्राणवायु होती है, ठीक है। 5 प्रकार की वायु होती है। पुष्पवायु, पुराणवायु, उदानवायु, समानवायु, व्यानवायु और अपानवायु। तो सबसे पहले जो वायु होती है वो प्राणवायु होती है। वो की क्या करता है? जो भी आहार है उसको तोड़ने का, ब्रेकिंग करने का काम करती है। देन उसके बाद क्लेदक कफ से अमाशय, और यहाँ पर क्या होता है? जैसे वो अमाशय के अंदर जाता है तो अमाशय में यहाँ पर क्लेदक कफ का स्थान होता है। तो यहाँ पर क्लेदक जो कफ है वो आहार को क्या करता है? मृदु कर देता है। और उसके बाद आहार एक बार स्टोमच में आ गया, स्टोमच में जाने के बाद कहाँ पर जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। और इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं डोडोनियम बोलते हैं, और डोडोनियम जिसको हम गृहिणी बोलते हैं। तो इसके अंदर समान वायु का स्थान होता है और पाचक पित्त होता है, ठीक है। तो ये समान वायु क्या करेगी? इस पाचक पित्त को बढ़ा देगी। भाई वायु क्या करती है? अग्नि को बढ़ाने का तो कार्य करती है, ठीक है। तो समान वायु क्या कर देगी? इस अग्नि को या इस अग्नि या पाचक पित्त को बढ़ाने का कार्य करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पाचन हो जाएगा, ठीक। देन उसके बाद जो अब यहाँ पर वो कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के जो आहार है वो कहाँ पर जाएगा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको हम बोलते हैं पक्वास है। देन उसके बाद जलियंश भाग। तो यहाँ पर डिवीजन तो हो जाता है। एक जलियंश भाग होता है जिसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो बाकी का पिंड रूप होता है जिसको मल रूप भाग कहते हैं, तो वो क्या है? पक्वास में ही रहेगा, और आगे जाके वो रेक्टम है, और रेक्टम से एनस, और उससे पूरी बॉडी से बाहर हो जाएगा। देखो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आप आहार खाते हो तो उसका 2 अवस्था में डाइजेशन होता है, ठीक है। 2 अवस्थाएं होती है पाचन होने की, पहली अवस्था पाक, दूसरी होती है निष्ठा पाक। अवस्था पाक में आप क्या कर रहे हो? अवस्था पाक में हर एक स्टेप में आपका डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी जो आहार है वो आपके स्टोमच में गया, तो स्टोमक में जाने के बाद वहां पर क्लेदक कफ की उत्पत्ति हुई, उन्होंने आहार को मृदु कर दिया, ठीक है। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं मधुर अवस्था, क्योंकि मधुर अवस्था में क्या होता है? कफ की वृद्धि होती है। अभी हम बात करेंगे आगे। उसके बाद स्टोमच में जो खाना गया वो कहाँ पर गया? आगे वो गया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? आप जानते हो कि जो डुडोनियम वाला पार्ट है उसमें हर इंटेस्टाइन वाले जो जूस होते हैं, बाइल जूस होते हैं, सारा वहीं पर सिक्रीशन होता है। तो वो क्या कर देते हैं? जो भी आपको आहार है उसको विदगत कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं। तो वहाँ पर अम्ल रस की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, पाचक पित्त की वजह से। और ये दूसरा स्टेप होता है जिसको हम अम्ल अवस्था पाक कहते हैं। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो जो खाना है तो उसका सारा एब्जॉर्ब जो मतलब जो रस वाला पदार्थ है उसको एब्जॉर्ब करके जो पिंड रूप है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। उसको हम बोलते हैं आपका कटु अवस्था पाक, ठीक है। तो इस तरह से 3 अवस्थाएं होती है, ठीक। तो अभी इसको हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे, देन अभी इसी को ही कवर करते हैं, ठीक है। देखो अभी हमने बताया कि जो अवस्था पाक है, इस अवस्था पाक में 3 अवस्थाएं होती है, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। ये मधुर अवस्था पाक कहाँ पर उत्पन्न हुई थी? ये मधुर अवस्था पाक अमाशय के अंदर उत्पन्न हो गई थी, जहाँ पर क्लेदक कफ की उत्पत्ति हो रही है। भाई क्लेदक कफ की उत्पत्ति हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है कि मधुर अवस्था पाक है। देखो जिसका रीजन उन्होंने दिया है कि जैसे ही आप षड्रसयुक्त आहार खाते हो तो उसमें जो भाई हर एक आहार 5 महाभूतों से मिलकर बना होता है, तो वो भी आहार 5 महाभूतों से मिलकर बना होगा। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे महाभूत है वो पृथ्वी और जल महाभूत का विघटन होगा, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी और जल महाभूत का विघटन होता है, ये ब्रेक होते हैं, और इन दोनों की वजह से आप जानते हो कि मधुर अवस्था पाक को प्राप्त होता है। भाई पृथ्वी और जल किसके अंदर होता है? मधुर रस के अंदर होता है, और मधुर रस किसकी उत्पत्ति करते हैं? कफ की उत्पत्ति करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्लेदक कफ की उत्पत्ति हुई है अमाशय के अंदर। तो सबसे पहले जो अवस्था पाक हुई है वो मधुर अवस्था पाक हुई है। भाई नॉर्मल सी समझो, आप ऐसे समझो, सिंपल है, कुछ नहीं है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद सबसे पहले वो आपकी स्टोमक के अंदर गया, ठीक है। राइटिंग थोड़ा देख लेना। देखो अब ये मधुर, आपने जो भी अन्न खाया, षड्रसयुक्त अन्न खाया, तो वो कहाँ पर गया? आपके अमाशय में गया। तो उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले इस अन्न के जो महाभूत है वो कौन से? पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत, ये ब्रेक डाउन होते हैं,
ठीक है। और ये ब्रेकडाउन होते हैं कहीं ना कहीं, इनकी वजह से क्या होगी, मधुरस की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर क्या होती है, मधुरस की उत्पत्ति होती है। और मधुरस की वजह से यहाँ पर किसका उत्पन्न होता है, कफ उत्पन्न होता है। और कफ भी कौन सा उत्पन्न हुआ है यहाँ पर, कफ हमारा कौन सा उत्पन्न हुआ है, कफ हुआ है हमारा क्लेदक कफ। वैसे भी आप जानते हो क्लेदक कफ का जो स्थान होता है वो अमाशय के अंदर होता है, ठीक है। ये उत्पन्न हो गया। फिर जो आपका आहार है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो कि जो लीवर से यहाँ पर ये जो हमारा डुडोनियम है, डुडोनियम वाले पार्ट में जो हिपेटोबिलियरी डक्ट आती है, जो वहाँ पर जूसेस का सिक्रेशन करती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो भी आहार ये यहाँ पर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो इसको जला देगा, अम्लीय भाव कर देगा। ये तो हो गए मॉडर्न के अनुसार, लेकिन हम बात करते हैं अभी अपने आयुर्वेद के अनुसार, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि जो हमारा ये ग्रहणी होता है, जिसको हम डुडोनियम वाला पार्ट कहते हैं, इसके अंदर हमारे सम्मान वायु का स्थान होता है और पाचक पित्त का स्थान होता है, 2 स्थान होता है, ठीक। तो पहले यहाँ पर क्या हुआ था, पहले यहाँ पर पृथ्वी और जल महाभूत का विघटन हुआ था। अब यहाँ पर अग्नि महाभूत का विघटन होगा, ठीक है। भाई आहार के अंदर सारे 5 महाभूत है, पहले 2 महाभूत अमाशय के अंदर हो गए, फिर अग्नि महाभूत, अब ये हमारा गृहिणी के अंदर विघटन हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, अग्नि महाभूत विघटन हो गया, तो अग्नि महाभूत क्या करेगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, इस आहार को पाचन करने का काम करेगा। और गृहिणी के अंदर समान वायु बढ़ी हुई है, तो अग्नि को और भी ज़्यादा यहाँ पर ये बढ़ाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से अब यहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न होगा, अम्ल रस उत्पन्न होगा। क्योंकि अम्ल रस के अंदर क्या है भाई, अम्ल रस के अंदर क्या है, आपकी अग्नि तो होती है, मधुर अम्ल अग्नि होती है, अग्नि महाभूत होता है और पृथ्वी महाभूत भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर अम्ल रस की उत्पत्ति होती है। और अम्ल रस की उत्पत्ति वजह से यहाँ पर क्या सा अवस्था पाक होती है, अम्ल अवस्था पाक, ठीक है। देन उसके बाद वो सारा खाना कहाँ पर चला जाता है, आपकी ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ पर जो वहाँ पर कौन कौन से वायु और आकाश महाभूत का विघटन होता है, जिसकी वजह से आपका जो कटुतिक कषाय है, इन सभी के अंदर ये महाभूत होते हैं। और इन महाभूतों की यहाँ पर मतलब इन महाभूत की वजह से यहाँ पर इन कटुतिक कषाय रसों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, कटु अवस्था पाक कहते हैं, ठीक है। ये देखो मैं पहले भी पढ़ाया था मैंने बी फर्स्ट क्रॉप के अंदर, तो अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि मधुर अवस्था पाक क्या होता है, कि षड्रस युक्त आहार का सेवन किया जाता है तो वह अमाशय में पाचित होकर मधुर अवस्था को प्राप्त होता है। और इस परिवर्तन मधुर अवस्था का जो सेवन करता है उसे कफ की वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है भाई, आपने ऐसा आहार खाया है जिसमें छऊ रस है, ठीक है, तो वो कहाँ पर जाएगा, अमाशय में जाएगा। और अमाशय में मैंने बताया कि पृथ्वी और जल महाभूत का विघटन होगा, और पृथ्वी और महाभूत के जल के विघटन होने की वजह से वो मधुरस की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। मधुरस के अंदर तो ये दोनों महाभूत होते हैं, ठीक है। अब ये मधुर अवस्था पाक की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं कफ की उत्पत्ति होती है। फेन जो झाग वगैरह ऐसा क्लेदक कफ है, कफ की उत्पत्ति होगी, जिसको हम क्लेदक कफ बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद अमल अवस्था पाक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस अवस्था ये आहार पश्चिमानस से मतलब गृहिणी को प्राप्त होकर विदक होने से अमल अवस्था को प्राप्त हो चल जाता है, ठीक है भाई। इसमें हम बता रहे हैं कि अमल अवस्था पाक में यानी इंटेस्टाइन में जो आपका अग्नि महाभूत का विघटन होता है, जो कि क्या करता है, सारे आहार को जला देता है, जिसकी वजह से अमल अवस्था पाक को प्राप्त होता है, ठीक है। देन उसके बाद कटु अवस्था पाक, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आहार पक्वाशय को प्राप्त होकर अग्नि के द्वारा शोषित होने पर पिंड रूप के प्राप्त हो जाता है, तो वह कटु रस को प्रेरित हो जाता है, जिससे वायु की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर बताया कि हमने कटु अवस्था पाक में हमारे 2 महाभूत बचे, वायु और आकाश, इनका विघटन हो रहा है। और ये आप जानते हैं कि जो वायु और आकाश ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वायु की उत्पत्ति करते हैं। और वायु किसके अंदर होता है, कटु रस के अंदर भी होता है, तिक्त के अंदर भी होता है, कषाय के अंदर भी होता है, तीनों ही रस के अंदर ही हमारा वायु महाभूत पाया जाता है। तो ये क्या कर लेते हैं, जो बाकी का जो बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब करा देते हैं, और अपनी वायु से गति के कारण ही जो वेस्टेज है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो हो गए हमारी 3 अवस्था पाक। एक बार मैं सिंपल लैंग्वेज में और धीरे धीरे करके समझाता हूँ, क्योंकि जाके जितनी बार आप इसको सुनोगे इतनी बार आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले आपको समझना है, जो भी आप आहार खाते हो उसका जो डाइजेशन है वो 2 स्टेज में होता है। पहला अवस्था पाक, दूसरा निष्ठा पाक। निष्ठा पाक को बाद के लिए छोड़ो, अभी अवस्था पाक को समझो। अवस्था पाक आपका परपाक कहते हैं, क्योंकि वो सबसे पहली अवस्थाएं होती है। तो इसमें क्या होता है, जो भी आप आहार खाते हो, तो जो आपकी जो आहार खाते हो, तो जितनी आप पूरी जीआईडी ट्रैक्ट है उसमें उसका पाक होता है, ठीक है। अलग अलग महास्रोत, जो पूरा महास्रोत से जो पूरी जीआईटी है, उनके अलग अलग स्थानों पर आपका आहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। मैं अभी यहाँ पर डाइजेशन मैं अभी आप कुछ और बोल रहा था, आपको याद रखना परिवर्तन। ये परिवर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, कि जो आपकी पूरी जीआईटी है, तो उसकी अलग अलग जीआईटी वाले पार्टों में जो आहार है उसका अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले जो आपने अन्न खाया वो आपके अमाशय में गया, और अमाशय में वहाँ पर क्लेदक कफ की उत्पत्ति होती है, तो उसकी वजह से मधुर अवस्था पाक को प्राप्त होता है। फिर अमाशय से स्टोमच से बाद इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिड वगैरह जूस वगैरह होता
होते हैं और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, जिसकी वजह से जो आपका सारा अन्न है वो जल जाता है और उसकी वजह से अमल अवस्था पाक को प्राप्त होता है। देन उसके बाद वो जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन से आहार कहाँ पर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपके जो वायु महाभूत और आकाश महाभूत का विघटन होता है जो वायु की उत्पत्ति करते हैं, और जो वायु महाभूत है वो कटु, तिक्त, कसाई, रस इन सभी के अंदर होता है, और इसकी वजह से जो आहार है वो अब आहार को अवशोषित कर पिंड रूप को बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये 3 अवस्थाएं भी मैंने इसके अंदर ही बता दी है और पूरा प्रोसेस भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको समझ गए हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्टली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें अवस्था पाक आपसे पूछा जा सकता है। देन उसके बाद निष्ठा पाक होता है। देखो निष्ठा पाक को आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जब आप कोई भी आहार खाते हो, आहार का डाइजेशन होता है, आहार में चेंजेस आते हैं, जैसे परिवर्तन आ रहा था कि अमाशय में परिवर्तन आया, कफ दोष की उत्पत्ति हुई, पकवास में वात की हुई, और आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पित्त की हुई, तो अलग अलग यहाँ पर परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो भी डाइजेशन हो जाता है, मतलब ये जितना भी है ये अलग अलग अवस्थाओं में डाइजेशन जब हो गया तो उस डाइजेशन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, उनको बॉडी तक पहुँचाना है फिर, ठीक है। तो निष्ठा पाक से रसों की अंतिम परिणति होती है, ठीक है। इसमें धातु रूप दोषों की उत्पत्ति होती है। देखो धातु रूप दोषों कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने अभी कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनसे क्या होगा भाई, आपकी मसल्स बनेगी, आपकी बॉडी वगैरह बनेगी, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, बोन का होगा। तो इसे हम बोलते हैं धातु रूप दोष। धातु क्या है भाई, रस बन रहा है, रक्त बन रहा है, मांस बन रहा है, मेद बन रहा है, यही तो है, ठीक है। तो इसी को तो हम कह रहे हैं भाई आपको रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र कैसे बनता है, जो भी आप आहार खाते हो भाई ये अवस्था पाक में नहीं बदलता। अवस्था पाक में तो केवल उस आहार का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब परिवर्तन कैसे हो रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। देन उसके बाद जब वो लास्ट स्टेज हो जाएगी तो उससे जो रस बना है, ये मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जलीयांश भाग को अवशोषित कर लिया जाए। जलीयांश भाग क्या है, वो रस है जो भी उस आहार का है, तो वो क्या करेगा आगे जाके वो निष्ठा पाक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो कहीं ना कहीं आगे जाके धातु की उत्पत्ति करेगा, कोई रस धातु बनाएगा, कोई रक्त बनाए, कोई मांस बनाए, कोई मेद बनाए, इस तरह से। तो जैसे मधुर विपाक से कफ की उत्पत्ति होगी। अगर देखो जो भी आपने आहार खाया है तो उसे अगर मधुर विपाक बना, ठीक है, अगर उससे मधुर विपाक बना यानी कि मधुर रस खाया है तो उसे मधुर विपाक बना, तो उससे किसकी उत्पत्ति होगी, कफ की उत्पत्ति होगी, ठीक है। और अमल अवस्था पाक से पित्त की होती है, कटु अवस्था पाक से वात की होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का यहाँ पर ये आपका विपाक होता है, ठीक है। देखो ये तीनों यहाँ पर किसी तरह का विपाक हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका आहार कैसा है। मान लो आप ऐसा आहार खा रहे हो जो मधुर रस हो, ठीक है, मधुर रस हो, तो मधुर रस होने की वजह से इसका विपाक कैसा होगा, उसका विपाक कैसा होगा, मधुर विपाक होगा। और जो मधुर विपाक को क्या करे, कफ की वृद्धि करे। देखो यहाँ पर जो कफ, जो हमारे दोष है ना, ये 2 तरीके से है। एक तो वो दोष है जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, जैसे वात, पित्त, कफ है भाई। अगर वात अच्छा होगा, समावस्था में होगा, तो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल जितने भी काम होते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स होते हैं, अच्छे करेगा। पित्त होगा तो हमारी जो मेद्य शक्ति होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। और पित्त अच्छा होगा तो डाइजेशन वगैरह अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा होता है कफ, कफ अच्छा होगा तो हम बलवान रहेंगे, ठीक है, हम ताकतवर रहेंगे। लेकिन एक होता है वेस्टेज वाला, जैसे कि कफ की वजह, एक होता है मल कफ, वो कौन सा होता है, जैसे नाक में से जो म्यूकस निकलता है, ठीक है, वो वाला, समझ रहे हो। तो एक वेस्टेज वाला भी होता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो अभी हमने यहाँ पर ये अवस्था पाक देखी है, तो ये अवस्था पाक तीन अवस्था पाक होती है, मधुर अवस्था पाक, अमल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। देखो आप सारा थ्योरी वगैरह लिखने के बाद कोशिश करा करो, ऐसे भी बनाने की कोशिश करो कि इनका जो स्थान है मधुर अवस्था पाक कमाशय में होता है, अमल अवस्था पाक पश्चिमानस्य जिसको हम ग्रेनी बोलते हैं, और कटु अवस्था पाक पक्वाशय में होता है। मैं बता चुका हूँ आर की स्थिति क्या है। देखो अमाशय के अंदर मधुर रस की उत्पत्ति होती है, पश्चिमानस के अमल रस की उत्पत्ति होती है, पक्वाशय के अंदर कटु रस की उत्पत्ति होती है। मूलभूत दोष उत्पत्ति क्या होती है, मूलभूत दोष की यहाँ पर क्या है, कफ उत्पत्ति। भाई मधुर से कफ उत्पत्ति होती है, अमल से पित्त और कटु से वात की उत्पत्ति होती है। आप जानते हैं मधुर अवस्था में कौन से महाभूत होते हैं, जल और पृथ्वी, अमल में अग्नि और कटु में वायु प्लस आकाश महाभूत होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न का यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। फिर आता है अवस्था पाक और निष्ठा पाक में अंतर। 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि अवस्था पाक और निष्ठा पाक में क्या अंतर है। पहला अंतर है परिणाम में, मतलब डाइजेशन में, इसका अंतिम रिजल्ट में। देखो अवस्था पाक जिसको हम प्रपाक बोलते हैं वो अवस्था पाक परिणाम है, ठीक है, मतलब अवस्थाओं के अनुसार उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन निष्ठा पाक में क्या होता है, अंतिम परिणाम। जब अवस्थाओं को सारा परिणाम हो जाता है उसके बाद जो रस बनता है, उस रस से आपके जो धातु दोषों की जो उत्पत्ति होती है उसको हम बोलते हैं निष्ठा पाक। दोष की उत्पत्ति, मलभूत दोष उत्पत्ति, यानी मूल मलभूत दोष की उत्पत्ति होती है। देखो प्रथम अवस्था में क्या हो रही थी यहाँ पर, देखो मलभूत क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, देखो जो यहाँ पर क्लेदक कफ उत्पन्न हो रहा था, वो क्लेदक कफ क्या आपको कोई नरिशमेंट वगैरह कर रहा है, नहीं, वो केवल एक मलभूत की तरह आपके आहार को पाचन करने के लिए उत्पन्न हो रहा था। दूसरा जो पित्त उत्पन्न हो रहा था वो आपके आहार को डाइजेशन करने के लिए हो रहा था। तीसरा जो वात उत्पन्न हो रहा था लास्ट अवस्था में, वो आपके आहार को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आपकी बॉडी से पूरे
फैलाने के लिए, ठीक है, जो जैसे पिंडों को बाहर निकालने के लिए, उस जलीय भाग को अवशोषित करने के लिए आपकी पूरी बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए बोला गया मलभूत दोष उत्पत्ति। इसमें धातु रूप दोष उत्पत्ति। धातु रूप क्यों है? क्योंकि भाई जो आपने आहार खाया था, जिसका अवस्था पाक में परिवर्तन हुआ था, और जो लास्ट में जो रस बना, उस रस से आपकी रस धातु, रक्त धातु, इन सभी का कह रहा है कहीं ना कहीं सिक्वेंशियली पोषण होगा, नरिशमेंट होगा। इसलिए बोला गया धातु रूप दोष उत्पत्ति होती है। काल, ये काल का सापेक्ष है, ये काल का निरपेक्ष है, ठीक है, मतलब काल पे डिपेंड कर रहा है, काल पे डिपेंड नहीं करता है। फिर आता है प्रमाणगम्य। प्रमाणगम्य मतलब कौन से प्रमाण? 4 ही प्रमाण होते हैं, ठीक है, जिनमें से पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान। ये 2 प्रमाण बताए गए हैं। अवस्था पाक में प्रत्यक्षगाम्य होता है। अब इसमें प्रत्यक्षगाम्य क्यों होता है? देखो, इसको आप प्रत्यक्षगामी ऐसे करते हो। प्रत्यक्षगामी का मतलब ये है कि जिसको आप अपनी इंद्रियों से, आपके 5 इंद्रियां होती है, ज्ञान इंद्रिय, इन 5 ज्ञान इंद्रियों से आप पता कर सको, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे करोगे? जैसे आप अभी आहार खाते हो, तो जैसे आप खाना खाते हो तो आपको नींद से आने लगती है, ठीक है, तो नींद से आने लगती है और आपको आलस से आने लगता है। तो इससे आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्षगामी इंद्रियों से आपको पता लग रहा है। लेकिन निष्ठापाक भाई कौन से आहार का जो भी रस बना है, उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे वो धातु को मिला है, वो आपको इसका ज्ञान नहीं होता। वो केवल आप अनुमान लगा सकते हो कि अब पाचन हो गया, मतलब अवस्थापाक प्राप्त पूरा हो गया है तो निष्ठापाक हो रहा होगा। तो इस तरह से वो अनुमान गम्य है। डिफरेंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके बाद हम देखते हैं विपाक के प्रकार। देखो, विपाक के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग आचार्य के। अगर आपसे पूछा जाता है विपाक के प्रकार, एक तो आपको हमेशा याद रखना है त्रिविध विपाक, जो आत्रेय संप्रादय के, जो सुश्रुत, चाचारक और भागवत थे, इनको आत्रेय संपादक लोगों ने मधुर विपाक, अमल विपाक, कटु विपाक माना था। ये तो आप सभी को याद रखना है। तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो विपाक के कई प्रकार, जैसे षड्विध विपाक, आचार्य सुश्रुत ने सूत्र संग 40वें अध्याय में 6 प्रकार के विपाक माने हैं। उन 6 प्रकार को 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला होता है यथारस विपाकवाद, दूसरा होता है अनियत विपाकवाद। देखो, यथारस विपाकवाद का क्या मतलब है कि जिस प्रकार का आपका रस होगा, उस प्रकार का आपका विपाक होगा। यदि आप मधुर रस का सेवन करते हो तो मधुर विपाक होगा, अमल रस का सेवन करते हो तो अमल विपाक, लवण का तो लवण विपाक, कटु का कटु विपाक, तिक्त का तिक्त विपाक, कसाई का कसाई विपाक। ये होता है यथारस, जैसा रस वैसा विपाक। फिर होता है अनियत विपाकवाद। अनियत विपाकवाद में क्या होता है कि उसका नियत नहीं है, उसका नियत नहीं है, मतलब एक तरीके से सिक्वेंसली नहीं है। ऐसा नहीं है कि मधुर खा रहे हो तो मधुर विपाक है, या फिर ऐसा ही होगा, ऐसा मतलब उसको कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो विपाक काल में प्रबल रस दुर्बल रस को दबा देता है। कहने का मतलब ये है कि जो रस ज़्यादा अधिक होगा, ठीक है, ज़्यादा डोमिनेंट होगा, वो दूसरे रस को दबा देगा। जैसे अभी मान लो कि आपने अभी मधुर और अमल रस खाया है, ठीक है, मधुर रस खाया और अमल रस खाया है, तो उसमें से अगर मधुर रस की अवस्था ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो अमल रस को दबाकर मधुर विपाक करेगा। अगर अमल रस ज़्यादा है तो अमल विपाक करेगा, ठीक है। अगर लवण रस ज़्यादा तो लवण विपाक करेगा, ठीक है। कटु रस ज़्यादा तो कटु, मतलब जो भी रस ज़्यादा होगा, चाहे आप 6 रस खा लो, उन 6 रस के अंदर से भी जिस रस का डोमिनेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्वांटिटी बेसिस पे, तो वो क्या करेगा, उस रस को दबा के अपने प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। ये होता है अनियत विपाकवाद। दूसरा होता है पंचविधि विपाक। पंचविधि विपाक का क्या मतलब है? जो 5 महाभूत होते हैं, इन महाभूतों के अनुसार विपाक होता है। ये आचार्य सुश्रुत ने 46वें अध्याय में बताया और चरक चिकित्सा ने 15वें अध्याय में बताया। पार्थिव, आप्य, अग्नि, वायव्य और नभ्यास, ठीक है। नभस हम आकाश को बोलते हैं। त्रिविध विपाकवाद। त्रिविध विपाक जो आत्रेय संपादक के लोग थे, उन्होंने 3 विपाक माना, मधुर विपाक, अमल विपाक, कटु विपाक, ठीक है। अब मधुर विपाक किसका होता है? मधुर और लवण रस का विपाक मधुर विपाक होता है। अमल विपाक किसका होता है? केवल अमल रस का होता है। जबकि कटु विपाक, कटु, तिक्त, कसाई, तीनों रस का जो विपाक होता है वो कटु विपाक होता है। अभी हम आगे देखेंगे। फिर होता है द्विविध विपाकवाद। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया कि 2 प्रकार का विपाक होता है, गुरु विपाक, एक लघु विपाक, ठीक है। मतलब 2 ही होता है, या तो मधुर रस का विपाक गुरु विपाक होगा, कटु रस का विपाक लघु विपाक होगा। इन्होंने 2 ही बताए हैं। देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका त्रिविध विपाक, जो आपके आगे भी काम आएगा। यहाँ पर एक श्लोक आया, कटु तिक्त कषायनाम विपाकाम प्रियांशुम कटु प्रियांसा कटु अम्लो अम्लम पच्यते स्वादुम मधुरम लक्षणमस्तम तथा। तो ये चरक सूत्र स्थान 26 का श्लोक है, जहाँ पर बताया गया है जो कटु तिक्त कषाय, जो तीनों रस है, इनका जो विपाक होता है वो प्रियांसा कटु होता है, मतलब मोस्टली कटु ही होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने जो कटु तिक्त कषाय, ये तीनों रस है, इनका जो विपाक होता है मोस्टली कटु ही विपाक होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। एंड अम्लो अमल, और अमल का विपाक अमल होता है। और स्वादु मधुरम लवणस्तम, और मधुर का और मधुर का और लवण का जो विपाक होता है वो कैसा होता है? मधुर होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि मधुर और लवण का विपाक मधुर होता है, अमल रस का अमल विपाक होता है, कटु तिक्त कषाय का कटु विपाक होता है। मोस्टली यही देखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको 10 तो याद कर ही लेने हैं, ठीक। तो जैसे कि ब्रही हो गया, जो नई चावल गेहूँ वगैरह हो गया, उनका रस मधुर होता है लेकिन विपाक अमल होता है। और
अमल की हो गया, अमल की जो रस होता है अम्ल रस होता है लेकिन विपाक मधुर होता है। सौरवांचल रस लवण होता है लेकिन विपाक कटु होता है। शुंठी रस कटु होता है, विपाक मधुर होता है। पिपली रस मधुर कटु होता है, विपाक मधुर होता है। भाई जो शुंठी है, मरीच है, पिपली है, वो कैसी होती है? तीनों ही कटु रस होती है, लेकिन यहाँ पर मरीच का नहीं बताया गया है। शुंठी पिपली कैसे? तीनों मधुर होती है। शंख पुष्पी कैसी होती है? तिक्त होती है। शंख पुष्पी रस कैसा होता है? तिक्त होता है, लेकिन विपाक कैसा होता है? मधुर होता है। मंडूक पन्नी तिक्त होती है, विपाक कैसा होता है? मधुर होता है। विभक्ति कषाय होती है, विपाक कैसा होता है? मधुर होता है। ठीक है। हरित की कैसी होती है? कषाय होती है, वो भी कैसा होता है? मधुर होता है। विपाक हरित की विभक्ति, ये किसके अंदर आती है आपके? हरित की विभक्ति वो आती है आपके त्रिफला के अंदर। और देखो आपने शुंठी मृत, देखो तिरकटू के अंदर क्या आता है? शुंठी मरीच पिपली आता है, तो शुंठी पिपली यहाँ पर आ गया। और त्रिफला के अंदर हरित की विभक्ति आ गया। तो इस तरह से दो दो करके आपसे याद कर सकते हैं। कुलत कसाय होती है, रस अमल होता है। गुड़ेची तिक्त कसाय होती है, विपाक मधुर होता है। एला कटु मधुर होता है, विपाक मधुर होता है। अश्वगंध तिक्त कसाय मधुर होता है, विपाक मधुर होता है। ठीक है, ये आपके कुछ अपवाद हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं विपाक के क्रम के बारे में। जो आचार्य चरक ने बताया है कि देखो यहाँ पर दो धातु और मल पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है तीन विभाग का। देखो तीन विभाग होते हैं, मधुर विभाग, अमल विभाग, कटु विभाग। और यहाँ पर दोष पे क्या होता है? जो मधुर विभाग होता है कफवर्धक होता है। ठीक है, रस से भी समझ सकते हैं कि मधुर रस से कफवर्धक होता है, और अमल से पित्तवर्धक होता है, कटु से वातवर्धक होता है। रस के अनुसार भी समझ सकते हैं। देन उसके बाद धातु पे इफेक्ट देखते हैं। देखो जो कफवर्धक है या जो मधुर है वो शुक्रवर्धक होता है, और श्रेष्ठ विण मूत्र होता है, यानी जो मल मूत्र का है वो इजली पास करा देता है। और अमल का कैसा होता है? शुक्रनाशक होता है, क्योंकि वो पित्तवर्धक होता है। ठीक है, देन उसके बाद मलकर्म क्या है? श्रेष्ठ विण मूत्र होता है, लेकिन ये भी मल को क्या करता है? इजिली पास कर देता है। जो कटु होता है वो भी शुक्र का नाशन करता है, और बद्ध विण मूत्र, इसकी वजह से जो यहाँ एक तरीके से मलमूत्र का इजिली पास नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद विपाक के क्रम देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने दो प्रकार के विभाग बताए थे, गुरु विभाग, लघु विभाग। तो दोष पे इफेक्ट देखते हैं कि वात पित्त सामक होता है, कफवर्धक होता है। ठीक है भाई, गुरु है तो वात पित्त सामक होगा, कफवर्धक होगा। लघु है तो कफ सामक होगा और वात प्रकोपक होगा। और जो हमारा गुरु है वो श्रेष्ठ विण मूत्र है, मतलब वो मलमूत्र को इजिली पास करा देता है, जबकि लघु है वो इजिली पास नहीं कराता है। देन एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विपाक का तारतम्य। देखो तारतम्य कहने का मतलब ये है कि गुड, बेटर एंड बेस्ट। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना यार ये स्टूडेंट अच्छा है, इससे भी अच्छा ये, और उससे भी अच्छा ये स्टूडेंट है। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरीके से जो विपाक है, विपाक के अंदर जो रस है उनका भी एक तरीके से कंपैरिजन है। ठीक है, तो गुड, बेटर एंड बेस्ट का, जैसे द्रव्यगत रसों में जिस प्रकार मधुर, मधुरतर और मधुरतम, जैसे ये मीठा है लेकिन ये उससे भी मीठा है, ये और भी ज़्यादा मीठा है। ठीक है, जैसे अभी आप शादी वगैरह में खाना खाओगे तो क्या होगा ना यार, ये थोड़ा मीठा है, ये रसगुल्ला तो और भी ज़्यादा मीठा है, और ये रसमलाई थी और भी ज़्यादा मीठी है। तो इस तरह से, और ऐसे ही अमल और अमलतर के लिए और अमलतम के लिए पाया जाता है। उसी प्रकार विभाग में भी तारतम्य पाया जाता है। विभाग में तारतम्य देखते हैं, जैसे जो मधुर विपाक है, मधुर विपाक कौन से रस की वजह से होता है? दो रस की वजह से, मधुर रस और लवण रस। अब यहाँ पर जो मधुर रस की वजह से जो विपाक होता है वो उत्तम होता है। ठीक है, वो उत्तम कफवर्धक होता है, उत्तम शुक्रल होता है, उत्तम सुखवर्धक होता है, और उत्तम ही श्रेष्ठ मूत्र होता है, मतलब अच्छे से मलमूत्र का इजीली पास करता है। एक दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर ये जो मधुर रस है वो इतना ज़्यादा मलमूत्र का त्याग कैसे करता है? भाई आप नॉर्मली अगर गज्जक वगैरह खाते होगे या दूध वगैरह पीते होगे तो उनसे आप देखना कि जो आपका मल है वो ज़्यादा आता है और इजीली पास होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है क्षीर, मधुक और घृत। ठीक है, और फिर जो दूसरा विपाक मधुर विपाक के अंदर जो दूसरा रस होता है वो होता है लवण रस। और लवण रस की वजह से क्या होता है? जो कफ, ये भी कफवर्धक होता है लेकिन ये इससे कम होता है, और ये भी शुक्रल होता है लेकिन अल्प होता है, ये भी शिष्ट मूत्र कारक होता है लेकिन अल्प होता है। ठीक है, मतलब वो उतना ज़्यादा कफ दो धातुओं पर मल पर इफेक्ट नहीं दिखाता है जितना हमारा मधुर विपाक दिखाता है। ये उत्तम है, ये अल्प है। इसका एग्जाम्पल सैमन नमक और समुद्र नमक हो गया। देन अमल विपाक केवल एक ही अमल रस की वजह से होता है। ठीक है, ये मध्यम कफवर्धक होता है। देखो ये तीनों ही कैसे थे? कफवर्धक थे। उत्तम कौन हो गया आपका? मधुर रस हो गया, और लवण रस अल्प हो गया, और अमल रस कैसा हो गया? मध्यम हो गया। मध्यम में शुक्रल होता है और मध्यम में श्रेष्ठ मूत्र कारक होता है। इसके हम दाढ़ी अमल की वगैरह हो गए। ठीक है, ये हो गया। देखो ये मैंने बोला ना गुड, बेटर एंड बेस्ट, तो बेस्ट कौन है? ये, और बेटर कौन है? ये, और गुड कौन है? ये। तो सबसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरह से। देन उसके बाद कटु विपाक देखते हैं। कटु विपाक के अंदर दो रस होते हैं, तीन रस होते हैं, कटु रस, तिक्त रस और कसाय रस। जो कटु रस है वो वातवर्धन, शुक्र घन के लिए और बद्ध विणमूत्र के लिए, तो ये मध्यम अवस्था होते हैं, मध्यम मध्यम मध्यम। तो मध्यम वातवर्धक होता है, मध्यम शुक्र घन होता है, और मध्यम ही बद्ध विणमूत्र होता है, यानी वो इजिली पास नहीं होने देता है, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से रोकने का काम करता है। एग्जाम्पल परपट रसायन होगा। एग्जाम्पल बेशक ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आता है तिक्त रस। तिक्त रस में क्या होता है, वातवर्धक, शुक्रघन और बद्धविण मूत्र, ये कैसे अल्प होते हैं। और ये कसाय रस में कहते हैं उत्तम होते हैं, यानी उत्तम वातवर्धक, उत्तम शुक्रघन, उत्तम बद्धविण मूत्र के लिए उत्तम होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर किसी को कफवर्धक कोई डिसऑर्डर है या आपको वात की वृद्धि कराना है, तो इनमें से आप कौन से द्रव्य का सेवन कराओगे, तो आप कहोगे सर हम उस द्रव्य का सेवन कराएंगे जो कसाय रस प्रधान है, क्योंकि जो कसाय रस है वो उत्तम वातवर्धक होता है, उत्तम शुक्रघन होता है, उत्तम बद्धविण मूत्र होता है। जैसे किसी का मल रुक ही नहीं रहा है, उसको अतिसार वाली कंडीशन है, तो आप कौन से द्रव्य का सेवन कराओगे, आप उस द्रव्य का सेवन कराओगे जिसके अंदर कटु रस होता है। कटु रस क्योंकि जो उत्तम होता है, ठीक है। उसी तरह से जब भी कोई रोकने का भाव आपको रोकना है, रक्तपित्त रोकना है, कोई ब्लीडिंग वगैरह रोकना है, तो उसके लिए आपको जो बेस्ट भाव रोकने का, स्तंभन करने का, वो कटु रस के अंदर होता है। तो इस तरह से आप क्लिनिकल में भी इनका प्रयोग कर सकते हो। धीरे धीरे आपकी क्लिनिकल नॉलेज भी ऐसे ही बढ़ेगी अगर आप इनको रिलेट करोगे तो, ठीक है। देखो फिर उसके बाद आता है विपाक उपलब्धि में हेतु। तो विपाक उपलब्धि में हेतु क्या होता है, क्या विपाक कर्म निष्ठा, यानी जो विपाक है वो कर्म की निष्ठा है, मतलब कर्म पर आधारित एक तरीके से, यानी किस द्रव्य का कैसा विपाक होगा, मधुर विपाक होगा, अम्ल विपाक होगा, वो आप उसके कर्म के आधार पर यहाँ पर आप पता कर सकते हो। देखो आप सभी का तो ऐसे पता नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते भाई, आप सभी का याद कर लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आप उनके कर्म के आधार पर पता कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि उसका विपाक कैसा हुआ होगा। ये आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान 26 में बताया है। विपाक का ज्ञान उसके कर्मों के आधार पर अनुमान प्रमाण से होता है। जैसे अभी अभी तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, देखो जो विपाक के कर्म के अंदर बताया था कि जो जिसका भी मधुर विपाक होगा वो कफवर्धक होगा, शुक्रवर्धक होगा और श्रेष्ठ मूत्र होगा। मतलब अगर ऐसा द्रव्य है जो कफ को बढ़ा रहा हो, शुक्र को बढ़ा रहा हो और मलमूत्र को इजी पास कर रहा हो, तो आप कह सकते हो मधुर विपाक है। अगर पित्तवर्धक हो, शुक्रनाशक हो, श्रेष्ठ मूत्र हो तो अमल विपाक है, और वातवर्धक और ये हो तो आप कह सकते हो कटु विपाक है। इनके आधार पर भी आप प्राप्त कर सकते हो, प्रातः लगा सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल पिपली का है, अभी मैंने आपको पिपली बताया कटु रस होती है और कटु रस होती है। रस कैसा होता है, कटु, लेकिन इसका एक्सेप्शन कैसा होता है, मधुर विपाक होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था कि जो पिपली होती है वो रस में कटु होते हैं, लेकिन विपाक में कैसे होती है, मधुर होती है। अब देखिए चीज, अब आपको ऐसे तो याद करते तो आपको याद रह जाता है कि हाँ कि इसका विपाक कैसा होता है, मधुर विपाक होता है, लेकिन इनके कर्म के आधार पर भी हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। जैसे कि जो पिपली का पाचन उपरांत, जैसे पिपली खाओगे उसका पाचन होगा तो उसका वृश्य कर्म देखने को मिलता है, कफ वर्धक देखने को मिलता है, श्रेष्ठ मूत्र देखने को मिलता है। ये सारे आपको कर्म देखने को मिलेंगे और इन कर्म के आधार पर आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं मधुर विपाक होने का कारण होता है। देखो सबसे पहले तो यही है कि आपको 3 विपाक पता होना चाहिए कि मधुर विपाक, अमल विपाक और कटु विपाक। इन 3 विपाक के अंदर कौन से रस का कौन सा विपाक होता है वो पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि पिपली का जो विपाक होता है वो कैसा होता है, कटु होता है, लेकिन यहाँ पर फिर उसके बाद आपको कुछ एक्सेप्शन याद रखने हैं। या बेशक रस कटु होता है लेकिन विपाक कैसा होता है, मधुर होता है। इन एक्सेप्शन के चलते आचार्य चरक ने एक बात बता दी कि ऐसे तो बहुत सारे द्रव्यों का अलग अलग विपाक होता है, रस अलग होते हैं, तो उनसे बेटर है कि आप उनके कर्मों को देखो। अगर आप इतने बुद्धिमान हो, अगर आप इतने शक्तिमान हो, तो आप उनके कर्म को देखकर किसी भी द्रव्य का आप पता कर सकते हो इजीली कि इस द्रव्य का ये आपको विपाक देखने को मिलेगा। जैसे अश्वगंधा जिसको विथेनिया सोमनीफेरिया सोलेंसिस फैमिली होती है, और देखो बॉटनिकल नेम और फैमिली नेम भी आप कर लिया करो, ठीक है। अश्वगंधा विदेने सोमनीफेरस बॉटनिकल नेम एंड फेरुनम सोलनेसिस से होती है। अगर उस पर अग्नि वर्क करती है, मतलब वही जठराग्नि के, तो उसका पाचन होता है। पाचन के बाद जो अश्वगंधा है वो धातु और वृषय कर्म दिखाता है, तो इन धातु और वृषय कर्म से आपने अनुमान लगा लिया कि इसका जो विपाक होगा वो मधुर विपाक होगा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आता है चित्रक। चित्रक होती है प्लैम्बेकोजालेनिका फैमिली होती है प्लैम्बेकोजालेनेसिस, और ये क्या करते हैं, इसका शुक्रनाशक और कफ मेद लेखन कर्म देखने को मिलता है, जिससे आप अनुमान कर सकते हो उसका कटु विपाक होगा, ठीक है। इसके बाद आता है किसी भी द्रव्य के दोष धातु मल पर कर्मों को देखकर उस द्रव्य के विपाक का अनुमान किया जाता है, और ऐसे हंसते रहे। सिंपल सी बात है, कोई भी नहीं है। देखो दोष धातु मल पर इफेक्ट देख लो कि वो द्रव्य उसके दोष धातु मल पर क्या इफेक्ट दिखा रहा है, जैसा इफेक्ट दिखा रहा है उसके अनुसार आप उसका विपाक बता दो, ठीक है। और ऐसे ही इसकी तरह आप मुस्कुराते रहिए। आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँ।